Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, and today we are going to learn standard 9th English. So we have completed one unit previously. Now we are going to jump on the second unit and first chapter, which is a poem. A beautiful poem whose writer is anonymous. Anonymous का मतलब क्या होता है? किसी को पता नहीं कि ये कविता किसने लिखी है, इसीलिए एनोनिमस कहा जाता है, यानी अज्ञात व्यक्ति जो है जिन्होंने ये कविता लिखी है वह अज्ञात है। तो ये पोयम जो है जिसका नाम है, अब हम देखेंगे, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश हिंदी मीडियम माई इंग्लिश कोर्स बुक 2.1 कंपैरिजंस। कंपैरिजंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अंग्रेजी में कंपेयर ये शब्द का अर्थ अगर हिंदी में हम बताना चाहे तो होता है तुलना, यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की गई तुलना, या किसी एक व्यक्ति की किसी एक चीज से की गई तुलना, या किसी एक चीज की किसी एक व्यक्ति से की गई तुलना। तुलना मीन्स कंपैरिजन। तो ये पोयम जो है जिसका नाम ही कंपैरिजन है, अब हम इस पोयम के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, पोयम की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, थोड़ी सी चिट चैट यानी बातें करेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मेरा फेवरेट रंग रेड है। आपका ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। दूसरा सवाल है, व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? जो आपका फेवरेट कलर है वो आपको किस चीज की या किस व्यक्ति की या किसकी याद दिलाता है? जैसे कि मेरा फेवरेट कलर मैं आपको रेड बताता हूँ, तो रेड कलर ये है कि मेरा एक प्यारा सा शर्ट है रेड कलर का, जो पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, और जब जब लाल कलर देखता हूँ मुझे उस शर्ट की याद आती है। ऐसे आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा रंग होगा जो आप किसी न किसी की याद दिलाता होगा। जैसे कि किसी का रंग अगर हरा, ग्रीन रंग अगर फेवरेट हो, तो उसे हरियाली, पेड़ पौधे, घास, ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल जगहें होती है, इसीलिए उसका रंग ग्रीन फेवरेट हो जाता है। किसी को ब्लू कलर पसंद है तो नीला नीला आकाश देख के उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत से रंग होते हैं जिसके पीछे कारण होता है कि हमें वो क्यों पसंद है। सबसे बेसिक कारण तो यही होता है कि बस पसंद है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई रंग हमें कोई ना कोई चीज याद दिलाता है। तीसरा सवाल है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? डार्क यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना, ये कलर लाइट है, ये कलर डार्क है, ये वाला डार्क नहीं है। यहाँ पे डार्क का मतलब होता है अंधेरा। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? सच कहूं तो मुझे भी, अगर अकेला हूं और अंधेरा है तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। और बहुत से बच्चों को या बड़ों को भी या बुजुर्गों को भी अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में हमें कोई साफ दिखाई नहीं देता। अगर हम अकेले हो तो हमें डर लगता है कि कोई आके हमारे साथ कुछ गलत काम ना कर दे या लूट ना ले वगैरह। अगर हम बाहर रास्ते पर हो, या स्पेशली गांव में जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती, कोई चहल पहल नहीं होती, गाड़ी मोटर नहीं होती, सुनसान सड़कें होती, तो मोस्टली ऐसी जगहों पर अंधेरे से किसी को भी डर लग सकता है। तो मुझे ये आप बताइए कि आपको अंधेरे से डर लगता है? अगला सवाल, व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ? अब अंधेरे से जब आपको डर लगता है, तब आपको वो अंधेरा और वो डर आपको क्या सोचने पे मजबूर करता है? जैसे कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि अंधेरे से हमें अक्सर डर क्यों लगता है, हम क्या सोचने लगते हैं? हम कुछ तो नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार कोई भूत तो नहीं आ जाएगा, कोई कुत्ता तो नहीं आ जाएगा, या कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, या हमारे साथ कोई चोर उचक्का, कोई बदमाशी तो नहीं कर देगा। तो ऐसी डरावने ख्याल, बुरे ख्याल दिल में आते रहते हैं, और वो स्वाभाविक है, और इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। देखिए, दोनों सवाल आपस में को रिलेटेड है। पहले पूछा गया कि आपको अंधेरे से डर लगता है,
अगर लगता है या नहीं लगता है तो वो आपको क्या सोचने पे मजबूर कर देता है, उस तरह से। अगला सवाल देखेंगे। इफ यू वर आस्क्ड टू डिजाइन अ बिग गार्डन, व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट? अगर आपको एक गार्डन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, डिजाइन कीजिए, एक बड़ा सा गार्डन बनाना है, तो उस गार्डन में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, यानी क्या क्या रखोगे उस गार्डन में? जो राइड्स होते हैं, झूले वगैरह या फिसलन भी होती है, ये सारी चीजें तो होती है गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए। और क्या क्या रख सकते हो आप? अलग अलग किस्म के फूलों के पौधे लगा सकते हो, हरियाली कर रख सकते हो, घास फूस लगा सकते हो, बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए बेंचेस लगा सकते हो, छोटा सा फाउंटेन बना सकते हो, या फिर कोई भी एक नई चीज, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव भी आप गार्डन में कर सकते हो। तो आप अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है, आप इंटरेस्टेड है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं कि आपके पास अगर बिग गार्डन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, तो आप उस गार्डन को कैसे डिजाइन करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो ये था हमारा वार्म अप चिट चैट। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पोयम को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना और आप भी मेरे साथ पोयम को दोहराना। Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb। तो ये पूरी कविता जो है वो तुलनाओं के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये था पहला स्टैंजा। अब देखते हैं अगला स्टैंजा। Sour as a lemon, sweet as jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea. Next stanza. Cool as a cave, warm as toast, noisy as a rodent, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as kitten। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर चीजों में एक एडजेक्टिव दिया गया है, एक विशेषण दिया गया है और एक चीज का नाम बताया गया है, फिर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके साथ कंपेयर किया गया है। देखते हैं अगला स्टैंजा। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन, डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून, नाइट टाइम midnight, daytime noon। Tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself। Anonymous। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम जो 4 स्टैंजा में दी गई है, जिसके हर वाक्य में आपको एक तुलना नजर आएगी, एक कंपैरिजन नजर आएगा और उस कंपैरिजन में आपको दिखाई देगा कि कैसे चीजों को कुछ विशेषणों के साथ तुलना की गई, और वो जो सारे विशेषण हैं वो एक के बाद एक लाइन में आपको नजर आ रहा है कि ऑपोजिट्स है। ऑपोजिट्स यानी विरुद्धार्थी शब्द। अब हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन जरा ध्यान से देखेंगे। Now let's see the explanation of the poem.
फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्पेसशिप का यानी जो यान होता है अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष यान, उसे स्पेसशिप कहा जाता है। फास्ट एज अ स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान कैसा होता है? एकदम फास्ट होता है, एरोप्लेन से भी एकदम फास्ट होता है। आपने रॉकेट देखा होगा किस तेजी से वो ऊपर जाता है। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। अब ये स्नेल, ये जानवर आपने देखा होगा, ये कितना धीरे 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 चलता है। तो यहां पर देखो फास्ट और स्लो दोनों ऑपोजिट आए, विरुद्धार्थी शब्द। तो यहाँ पर पोएट कुछ कहना चाहता है जो आपको आखिरी स्टैंजा में बराबर समझ आएगा, लेकिन पहले वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है आपको, उदाहरण के तौर पे कुछ चीजें बता रहा है, जैसे कि स्पेसशिप जैसा तेज और स्नेल जैसा धीमा। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, बिग एस अ डायनासोर, बिग यानी बड़ा, डायनासोर जितना बड़ा। स्मॉल एज अ नेल, इस हाथ में आपको नेल्स नजर आ रहे हैं, यानी खिल्ले जो होते हैं, नेल, स्मॉल एज अ नेल। फियर्स एज अ टाइगर, फियर्स का मतलब क्या है? जोशीला, फुर्तीला, जो हमेशा झपटने के लिए तैयार होता है, उसे फियर्स कहा जाता है। टाइगर के जैसा फियर्स। जेंटल एज अ लैम्ब, जेंटल यानी जो दिमाग से शरीर से एकदम शांत स्वभाव का होता है, उसे जेंटल कहा जाता है। जेंटल एज अ लैम्ब, लैम्ब यानी मेमना, जो बकरी का या भेड़ का बच्चा होता है उसे लैम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 लाइन है, 6 पंक्तियां हैं, और 6 के 6 पंक्तियों में दो दो की जोड़ी में आपको अपोजिट्स वर्ड्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि फास्ट स्लो, बिग स्मॉल, फियर्स जेंटल। तो और उसके साथ में कुछ जानवर, कुछ चीजें उसके साथ तुलना की गई है, जैसे कि स्पेसशिप की तरह फास्ट, स्नेल की तरह स्लो, डायनासोर की तरह बड़ा यानी बिग, और नेल की तरह स्मॉल, टाइगर के जैसा फियर्स, और लैम्ब के जैसा जेंटल। तो अब ये था फर्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं अगला स्टैंजा। सार एज ए लेमन, सार का मतलब क्या होता है? आपने वो फॉक्स एंड द सार ग्रेप्स, ये कहानी सुनी होगी बचपन में, लोमड़ी और अंगूर की कहानी। तो उसमें एक सार शब्द आपने सुना होगा। सार यानी खट्टा, एकदम खट्टा, जिसे हम खा नहीं सकते, तुरंत दांतों में ऐसी झंझनाहट सी महसूस हो जाती है, इतना खट्टा। तो लेमन के जैसे यानी नींबू के जैसा एकदम खट्टा, और जाम के जैसे एकदम मीठा। जाम तो सबको पता है, ब्रेड के साथ अपन जाम खाते हैं। फिर वो एप्पल जाम होता है, स्ट्रॉबेरी जाम होता है, चेरी जाम होता है, मिक्स फ्रूट जाम होता है, मैंगो जाम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के जाम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो दोनों लाइन में आपको विरुद्धार्थी शब्द नजर आ रहे हैं, सार और स्वीट, खट्टा और मीठा, नींबू की तरह खट्टा और जाम की तरह मीठा। तीसरी लाइन में आपको दिखाई देगा, ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। ड्राई यानी सूखा, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, वेट यानी पूरी तरह गीला चिपचिपा, और किसकी तरह? समंदर की तरह। तो यहां पर भी विरुद्धार्थी शब्द आपको नजर आ रहे हैं, ड्राई और वेट। समंदर की तरह गीला और रेगिस्तान की तरह सूखा। अगली 2 पंक्तियां, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। हाउस देखो हमेशा आपके जो क्लासरूम होते हैं या आपका घर होता है, वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, सीधी सीधी दीवारें होती है। ऐसे गोल दीवारें कभी होती है क्या? किसी का घर एकदम गोल है क्या, स्पीयर जैसा? नहीं, बॉल जैसा किसी का घर नहीं होता, सबका घर क्यूब जैसे होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, वैसे सबके घर होते हैं। तो स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी, यहाँ पे भी स्क्वायर और राउंड एक प्रकार से विरुद्धार्थी शब्द ही है। स्क्वायर का ऑपोजिट राउंड। टी यानी मटर, सबको पता है। तो यहाँ पर भी 6 पंक्तियां दी गई है, 6 में से दो दो की जोड़ी में आपको विरुद्धार्थी शब्द नजर नजर आ रहे हैं। नींबू की तरह खट्टा, जाम की तरह मीठा, रेगिस्तान की तरह सूखा, समंदर की तरह गीला, चौकोनी घर के जैसा, और गोल मटोल मटर के जैसा। यहाँ पर भी आपको विरुद्धार्थी नजर आ रहा है, और
हर एक वाक्य में आपको कंपैरिजन यानी तुलना भी नजर आ रही है। देखते हैं अगली पंक्ति। कूल एज अ केव। देखिए बच्चों, जंगल में अगर आप कभी गए हो या किसी ऐसी जगहों पर गए हो जहां पर गुफाएं होती हैं, तो अगर आप उस गुफा के अंदर कभी गए हो तो आपको समझ आएगा कि गुफा के बाहर जो आपको टेम्परेचर यानी तापमान लगेगा, थोड़ा गर्म या थोड़ा वार्म, लेकिन उस गुफा के अंदर जाते ही आपको एसी जैसा ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा। एसी जितना नहीं, लेकिन मोस्टली एकदम ठंडा सा वातावरण आपको नजर आएगा। तो केव यानी गुफा, गुफा के जैसा ठंडा, कूल एज अ केव एंड वार्म एज अ टोस्ट। देखिए, जब आप ब्रेड को टोस्टर में डाल के उन्हें कड़क क्रिस्पी करते हैं, टोस्ट बनाते हैं, तो टोस्ट कैसा वार्म होता है, गरम गरम थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी विरुद्धार्थी शब्द है, कूल और वार्म। कूल एज अ केव, वार्म एज टोस्ट। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल। रोड ड्रिल का मतलब क्या है? जब भी रास्तों का काम चलता है, अगर गड्ढा खोदना हो, तो ऐसे मशीन होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। उस मशीन का कितना आवाज होता है, ठक 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 करके वो गड्ढा खोदते जाता है। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल एंड क्वाइट एज अ घोस्ट। घोस्ट यानी भूत। जो भूत, अगर कहानी आपने देखी होगी टीवी पर या मोबाइल पर या सुनी होगी, तो भूत कैसे होते हैं? हमेशा खामोशी में आते, किसी को दिखाई नहीं देते, कोई आवाज नहीं करते। तो यहाँ पर भी दो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। नॉइजी यानी शोर शराबा करने वाला, क्वाइट यानी शांत रहने वाला। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज किटन। ऑक्स यानी बैल, हट्टा खट्टा मुश्तंडा बैल होता है, कितना स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है। और किटन यानी बिल्ली भी नहीं, बिल्ली का जो छोटा सा बेबी होता है उसे किटन कहते हैं। वो कितना मासूम होता है, कितना क्यूट लगता है, और कितना कमजोर होता है, हल्का हल्का फुल्का। उसे हम जब भी उसे उठाते हैं किटन को, तो कितना उसे डर नहीं लगता, हम उसे क्यूट लगते हैं, हम हमको वो क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पर भी विरुद्धार्थी शब्द दिया गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक। बैल के जैसा तगड़ा और ताकतवान, और किटन यानी बिल्ली के छोटे से बच्चे की तरह नाजुक और कमजोर। यहाँ पर भी दो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं। तो इस तीसरे स्टैंजा में भी आपको 6 पंक्तियों में दो दो की जोड़ी में विरुद्धार्थी शब्द नजर आएंगे, जैसे कि गुफा की तरह ठंड और टोस्ट की तरह गर्म, रोड ड्रिल की तरह शोर शराबा यानी नॉइजी, घोस्ट यानी भूत की तरह क्वाइट शांत, बैल के जैसा स्ट्रॉन्ग, और छोटे से बिल्ली के बच्चे की जैसे कमजोर। कूल वार्म नॉइजी क्वाइट एंड स्ट्रॉन्ग वीक। देखते हैं लास्ट स्टैंजा। हार्ड एज अ रॉक। रॉक कैसा होता है? पत्थर। हार्ड होता है, अगर लग जाए तो खून निकल आता है, इतना हार्ड होता है रॉक। और सॉफ्ट एज अ मिटन। ये ग्लव्स है एक प्रकार के, जो अवन अवन होता है ना, अवन, छोटी सी भट्टी होती है, अगर किसी के घर पे हो तो पता होगा आपको, या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। अवन होता है जिसमें हम पिज्जा या ऐसी चीजें बनाते हैं, या ब्रेड या केक ऐसी चीजें बनाते हैं। तो अवन जो होता है, उसमें से जो गरम गरम बर्तन निकालने होते हैं, उसके लिए बड़े बड़े से मोटे से दस्ताने या ग्लव्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम मिटन्स कहते हैं एक्चुअली, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिटन्स कैसे सॉफ्ट होते हैं, वूल से बने होते हैं, और उसे सॉफ्ट कहा गया है। तो पत्थर के जैसा हार्ड और मिटन के जैसा सॉफ्ट, यानी पत्थर के जैसा सख्त और मिटन के जैसा नर्म। डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। जब गुफा में रात के समय जाओ तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, या गुफा ही नहीं बल्कि टनल जो होता है, अगर आप किसी ट्रेन से ट्रैवल करते हो या बस से ट्रैवल करते हो कहीं कहीं पे पहाड़ी इलाकों में, बस को आर पार जाने के लिए या ट्रेन को इस पार से उस पार जाने के लिए पहाड़ों के बीच में से एक टनल खोदा जाता है, उसमें से वो बस या ट्रेन चली जाती है। वो टनल देखो, दिन में हो या रात में, हमेशा अंदर अंधेरा ही होता है। तो टनल जैसा डार्क, और मून, जब पूरा चंद्रमा आपको नजर आता है,
पूर्णिमा के दिन यानी पूनम की रात में जब आपको पूर्ण तरह से चंद्रमा नजर आती है, तो उसमें क्या मूनलाइट नजर आती है। और स्पेशली ये मूनलाइट आपको गांव में ही ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी, क्योंकि शहरी इलाकों में हमारे ही इतने सारे लगे हुए लाइट होते हैं कि उसमें चंद्रमा का प्रकाश हम ठीक से देख नहीं पाते। यदि आप गांव में हो तो गांव में आपको चंद्रमा का प्रकाश बहुत अच्छे से और साफ नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि टनल की तरह घनघोर अंधेरा, डार्क एज ए टनल, और मून के जैसे उजाला देने वाला, लाइट एज द मून। नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम नून। रात के वक्त को मिडनाइट कहा जाता है, रात के 12 को यानी आधी रात। और दिन के 12 बजे उसे हम नून कहते हैं। अब यहाँ पर भी ऑपोजिट्स है, मिडनाइट और नून, रात के 12 और दिन के 12। तो यहाँ पर भी 6 पंक्तियों में आपको दो दो की जोड़ी में विरुद्धार्थी शब्द नजर आ रहे हैं, जिनकी तुलना किसी चीजों किसी चीज से की गई है, जैसे कि सख्त पत्थर की तरह, नर्म मिटन की तरह, अंधेरा टनल की तरह, उजाला चंद्रमा की तरह। रात के वक्त को मिडनाइट कहा जाता है, दिन के वक्त को नून कहा जाता है। इस तरह से देखते हैं अगला स्टैंजा। टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। अब ये जायंट और एल्फ ये काल्पनिक चीजें हैं। आपने किसी कार्टून वाले पिक्चर में या फिर हॉलीवुड की किसी मूवी में, या हमारे हिंदी चित्रपट में भी एक मूवी है जजंतरम ममंतरम, बहुत पुरानी फिल्म है, 10-15 साल पुरानी। उसमें ये लिलीपुट नाम की किताब से वो स्टोरी ली गई थी, जहां पर सारे लोग उस जगह के छोटे होते हैं हम इंसानों के मुकाबले। और वहां पर एक मुंबई से इंसान चला जाता है, और वो उसकी हाइट हमारी इतनी नॉर्मल होती है, लेकिन वहां के लोगों की हाइट, जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी कितना सा नजर आता है, छोटा सा, वैसे वो सारे एल्फ्स नजर आते हैं। तो जायंट यानी विशाल, ऐसा राक्षसी उसकी हाइट होती है, उसका कद होता है, उसकी बॉडी होती है। और एल्फ यानी जो चूहे, जूतों के बराबर की उनकी हाइट होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये दोनों भी काल्पनिक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, पोएट क्या कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश करनी है। जायंट की तरह ऊंचा और एल्फ की तरह छोटा, यानी हाइट में छोटा। crooked as a mountain path, straight as a shelf। crooked यानी जो टर्न टर्न का रास्ता होता है, घाट जिसे हम कहते हैं। तो ये घाट में रास्ते कैसे होते हैं, सीधे होते हैं कि नहीं? जहां जहां रास्ता बनता है वहां वहां रास्ता बनते चला जाता है, तो उसे क्रुकेड पाथ कहते हैं। क्रुकेड यानी मोड़ मुड़ाव वाला पाथ, टर्निंग टर्निंग पॉइंट्स। और स्ट्रेट यानी सीधा। शेल्फ कैसा होता है, एकदम सीधा, जिसपे हम किताबें रखते हैं या कोई भी चीजें रखते हैं, हमारे घर में शेल्फ होते हैं, स्कूल में होते हैं। तो शेल्फ की तरह सीधा। और माउंटेनियस पाथ यानी जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उनकी तरह क्रुकेड। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है, हमारी धरती माँ जो है, ये धरती माँ ऑपोजिट से भरी पड़ी है। तो आप भी कुछ ऑपोजिट्स हमें बताइए, ऐसे पोएट हमें कह रहे हैं। अब पोएट ने सारी पंक्तियों में आपको तुलना करके, अलग अलग चीजों से तुलना करके ऑपोजिट्स बताए। जैसे कि देखो, हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा था, फास्ट एज अ स्पेसशिप और स्लो एज अ स्नेल। तो स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान और स्नेल के बीच में तुलना की गई थी। तुलना ये थी कि स्पेसशिप फास्ट है, स्नेल स्लो है। ये आखिरी वाले में भी देखिए, टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। अब जायंट और एल्फ में तुलना की गई है कि जायंट लंबा है और एल्फ ठिंगना है, यानी छोटा है हाइट में। तो इस तरह से दो व्यक्तियों में या दो चीजों में तुलना करके दो ऐसे शब्द पोएट ने हमें बताया है कि जो एक दूसरे से विरुद्धार्थी अर्थ रखते हैं। विरुद्धार्थी अर्थ यानी ऑपोजिट मीनिंग। अब ऑपोजिट मीनिंग आपने बचपन से इंग्लिश में पढ़े ही है कि ऑपोजिट्स कैसे होते हैं, कि टॉल शॉर्ट, फैट थिन, थिक थिन, ऐसे भी होता है।
और फिर टॉल शॉर्ट होता है, क्रिकेट स्ट्रेट होता है। अब इसमें एक और हमने नया देखा, स्क्वायर राउंड होता है, फिर मिडनाइट नून होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपोजिट्स हैं। तो पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो पूरा ऑपोजिट से भरा पड़ा है। तो आप भी कुछ ऑपोजिट्स हमें बताइए, आप भी ऑपोजिट्स कुछ सोचिए और लिखिए। उस तरह से इस पोयम का बेसिक जो मीनिंग है, जो थीम है, ये आखिरी की दो पंक्तियों में नजर आता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑपोजिट्स। इस कविता का पूरा अर्थ जो है इस सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन में आपको नजर आएगा कि पोएट को इतना फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बचपन से लेके उनकी बुजुर्ग यानी मरने तक उन्होंने पूरी जिंदगी में बहुत से ऑपोजिट शब्द देखे हैं। और वो हमारे पृथ्वी पर, हमारे वर्ल्ड में ऐसे कुछ मिलजुल गए हैं कि जहां भी जाओ आपको ऑपोजिट्स नजर आएंगे। अभी आपके क्लास का एग्जाम्पल ले लो। अभी आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का या लड़की होगी जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और कोई ऐसा लड़का या लड़की होगी जिसको सबसे कम मार्क्स मिलते हैं। लाइफ में यहाँ पे भी हमें ऑपोजिट देखने मिला। ज्यादा मार्क्स मिलाने वाले इंटेलिजेंट, जीनियस, और कम मार्क्स मिलाने वाले डफर, जीरो। अब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि लाइफ हमेशा हर जगह पे आपको ऑपोजिट से सर्व करती है, आपके सामने ऑपोजिट शब्द रख देती है। जैसे कि समझो अब 9वीं के बाद आप 10वीं में जाओगे, 10वीं एग्जाम पास करोगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक बड़े अधिकारी या बड़े पोस्ट पे चले जाओगे, किसी कंपनी में मैनेजर वगैरह बन जाओगे। और समझो कोई बच्चा नहीं पढ़ता है और वो ऐसे ही छोटे मोटे काम करने लगता है, छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। तो उसकी लाइफ और उसकी लाइफ दोनों में अगर तुलना की जाए तो ज्यादा पढ़ाई करने वाले की लाइफ सक्सेसफुल है और कम पढ़ाई करने वाले की लाइफ अनसक्सेसफुल है। तो मैंने दो लोगों को कंपेयर किया, कौन से, ज्यादा पढ़ाई करने वाले और कम पढ़ाई करने वाले। और दोनों की तुलना करने के बाद हमें दो ऑपोजिट वर्ड्स मिले, कौन से, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इस तरह से किसी भी दो व्यक्तियों को अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे अच्छे इंसान और बुरे इंसान, तो आपको ऑपोजिट्स मिलेंगे। जो इंसान ईमानदार है और जो इंसान चोरी चकारी करता है, तो ईमानदार इंसान अच्छा है, ये हमें एक वर्ड मिला। और जो चोरी चकारा करता है वो बुरा है। तो अच्छा और बुरा, ये हमें दो ऑपोजिट वर्ड्स मिल गए। तो मैंने ऐसे आपको दो चार एग्जाम्पल दे दिए। अब आप भी कुछ दो चार एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ये कविता जो लिखी है, इस व्यक्ति का नाम अज्ञात है, इसीलिए इंग्लिश में अज्ञात को एनोनिमस कहा जाता है। इस कविता का जो भी कवि या कवियत्री है, इसका नाम हमें पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। आइए एप्रिसिएशन देखेंगे अब हम। अब एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? पोयम के बाद बारे में जब आप पोयम पढ़ लेते हो तो उसको अप्रिशिएट करना होता है, उसके बारे में जानकारी आपको छोटी सी तीन चार पंक्तियों में देनी होती है। तो किस प्रकार देनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। टाइटल, टाइटल का नाम सबसे पहले लिखना होता है। चैप्टर 2.1 कंपैरिजन। नेम ऑफ द पोएट, अब यहाँ पे मालूम नहीं है पोएट का नाम, तो हम क्या लिखेंगे, एनोनिमस यानी अननोन, अज्ञात। राइम स्कीम, अब राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, राइमिंग जो वर्ड्स है उसमें ABCD। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इसमें है सिमिली और एलिटरेशन। सिमिली का फिगर ऑफ स्पीच कैसे होता है, जहां पे आपको कंपेरिज जहां पर एक चीज को एक चीज से कंपेयर किया जाता है, वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नजर आता है। और एलिटरेशन यानी जहां पर कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं, लेटर्स, वहां पे एलिटरेशन का फिगर ऑफ स्पीच होता है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? एक्सट्रीम डाइवर्सिटीज इन द वर्ल्ड आर डिस्क्राइब्ड ब्यूटीफुली बाय द पोएट। डाइवर्सिटी यानी विविधता। तो बहुत हाई लेवल की विविधताएं जो हमारे पृथ्वी, हमारे वर्ल्ड में आपको नजर आती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया गया है पोएट द्वारा इस कविता में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट, ये पोएम समझ आई होगी। और यदि आपने अभी तक BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 9th इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें
और ज्यादा पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.